हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास, जिसमें कि आप अभी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। जो भी आपके 10 ईयर में पूछे गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ईयर वाइज, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 25 की, फिर 24 की, अब 23 वाले क्वेश्चंस जो आपके अकाउंट्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आप अगर 100 क्वेश्चन कर लोगे तो 100 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाते के उद्देश्यों को समझाइए। आय व्यय खाता जो होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, गैर व्यापारिक संस्थाएं, जिसमें कि वो अपने जितनी उनकी इनकम आती है और जितने उनके खर्चे होते हैं उसका लेखा जोखा किया जाता है। ये आपके सिलेबस में ये चैप्टर हट गया है, लेकिन ये 23 तक ये चैप्टर था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया और मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि चलो पता होना चाहिए कि आय व्यय खाता क्या होता है। आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सेवा भाव होता है, वो बनाते हैं आय व्यय खाते। दूसरा है, साझेदारी संलेख को समझाइए। साझेदारी संलेख वह प्रपत्र या वह दस्तावेज या वो विवरण पत्रिका है जिसमें साझेदारी संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख होता है कि सभी साझेदारों के लिए कौन कौन से नियम लागू होंगे, कौन किसको पूंजी पर कितना दिया जाएगा लाभ हानि, किसके आहरण पर क्या ब्याज लिया जाएगा, और पुस्तकें देखने का अधिकार किसको होगा। ये सारी चीजें जिस प्रपत्र में लिखी जाती है उसको पार्टनरशिप डीड कहते है। साझेदारी करारनामा भी कहा जाता है इसको, कि वो प्रपत्र जिसमें साझेदारी के साइन होते हैं कि वो सारे उसमें लिखे गए नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए पूर्णतः तैयार होते हैं। उसी प्रलेख को साझेदारी संलेख कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि। आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां हैं गुणनफल विधि, मासिक आहरण विधि। गुणनफल विधि में क्या होता है, आप उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने जितनी बार लिया, आपने जून में पैसे लिए उस 300 रुपए और आपका अकाउंट क्लोज होता है मार्च में, तो 9 महीने के हिसाब से 2700। फिर इन सारे मंथ को पैसे को जोड़ दिया जाता है, नंबर ऑफ ईयर मंथ से डिवाइड कर दिया जाता है, वो आप डिफाइन करोगे। लेकिन अति लघु है तो इसमें आप एक को ही डिफाइन करना है आपको। एक होता है मासिक आहरण विधि। मासिक आहरण विधि में 3 रूल होते हैं। एक फर्स्ट रूल हो गया, अगर हर महीने की प्रथम डेट को, फर्स्ट डेट में आपने कुछ आहरण किया है तो आपको 6.5 मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने मिड में आहरण किया है तो आपको 6 मंथ का ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आपने एंड में पैसे निकाले हैं तो आपको 5.5 मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। ये वाला रूल होता है मासिक आहरण विधि। कौन सी विधि में? मासिक आहरण विधि। आपको कोई एक ही डिफाइन करना है, 2 डिफाइन नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह मतलब कैश का फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, रोकड़ प्रवाह कहाँ कहाँ हो रहा है। एक व्यवसायिक संस्था में कैश हिंदी में बोल देती हूँ पूरी डेफिनेशन। एक व्यवसायिक संस्था में रोकड़ किन किन मदों से अंतर्वाह हो रहा है और किन किन मदों से बहिर्वाह हो रहा है। मतलब कि कैश फ्लो में ये देखा जाता है कि किन किन आइटम से पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और किन किन आइटम को वो परचेस करने के लिए पैसा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। इसी को वो स्टेटमेंट जिसमें कैश के बारे में लिखा होता है कि किस किस से पैसे इनफ्लो हो रहे हैं और किस किस से पैसे आउटफ्लो हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है। रोकड़ प्रवाह एक ऐसा विवरण है जिसमें रोकड़ संबंधित सभी अंतर्वाह एवं बहिर्वाह का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो आप हर कोशिश करना बच्चों कि आपको जितनी भी ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं आप उसको पहले 4 लाइन अपने शब्दों में लिखकर उसके बाद उसकी एक एक्चुअल डेफिनेशन लिख दो अकॉर्डिंग टू राइटर। जैसे रोकड़ प्रवाह की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन, साझेदारी की डेफिनेशन, अंश पूंजी की डेफिनेशन, अधिकृत पूंजी की डेफिनेशन, अंश की डेफिनेशन, ये सारी वित्तीय विवरण की डेफिनेशन, डिवेंचर की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन आप एक पेज पे हर राइटर के अकॉर्डिंग, जो राइटर आपको इजी लग रहा है, एक एक डेफिनेशन आपको हर चैप्टर की लर्न होनी चाहिए। और इसकी मीनिंग अगर आपको लर्न रहेगी कि वो है क्या, अर्थ, तो पहले आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक डेफिनेशन लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे अच्छे से।
लाभ हानि खाता, वो लाभ हानि नियोजन खाता। देखो लाभ हानि खाता आपने 11th में पढ़ा था, P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें व्यापारिक संस्था अपने समस्त लाभ मतलब जो भी उसने खरीदा है, जितना उसने माल खरीदा है, जितने उसने खर्चे किए और जितना उसने माल बेचा है, जितनी उसके पास इनकम आई है, उन सब के बीच में निकाल के फिर लाभ या हानि कंपनी की निकलती है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपने 11th में बनाई थी। तो लाभ हानि खाता वो खाता होता है जिसमें किसी संस्था की लाभ और हानि का पता लगाया जाता है कि उसको लाभ हुआ है या हानि। अब लाभ हानि नियोजन खाता वो खाता होता है जिसमें साझेदारी संस्था द्वारा बनाया जाता है और जिसमें साझेदारी फर्म ये पता लगाती है कि किस किस साझेदार को कितना कितना धन देना है। इसमें साझेदार से रिलेटेड होता है, साझेदार को आहरण क्या मिलेगा, पूंजी पर ब्याज क्या मिलेगा, आहरण पर ब्याज क्या देना है, उसको सैलरी या कमीशन देनी है या नहीं है। इसमें पूरे बिजनेस का होता है। और नियोजन खाते में ओनली रिलेटेड टू पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप के लिए होता है, पार्टनर्स के लिए होता है कि किस पार्टनर को पर्टिकुलर कितना कितना पैसा देना है। नेक्स्ट है अंशों के हरण से क्या आप क्या समझते हैं। तो अंशों के हरण का मतलब है जब कोई शेयर होल्डर अपने याचनाओं का भुगतान समय से नहीं करता। जब किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है उसकी ड्यू डेट पर और वो ड्यू डेट पर अमाउंट पेड नहीं करता, अपनी कॉल्स को पेड नहीं करता, तो कंपनी क्या करती है उस टाइम, तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाता है, अवशिष्ट याचना। उसके कुछ टाइम बाद कंपनी उसको कुछ टाइम देती है और अगर फिर भी वो अपने अमाउंट को पेड नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। इसी को बोलते हैं अंशों का हरण। सिंपल डेफिनेशन में आप लिखोगे जब कोई अंशधारी अपनी याचनाओं का भुगतान नहीं करता तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेती है, यह अंशों का हरण कहलाता है। और अंशों के हरण में कंपनी हरण किए गए अंशों को दोबारा री इशू भी कर सकती है, मतलब एक बार जब आपने अंशों को हरण कर लिया तो उसको दोबारा री इशू भी कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में अंतर। विभाजन योग्य लाभ वो लाभ होता है जो कि कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को वितरित करने के लिए रखा जाता है, मतलब आपके टैक्स और इंटरेस्ट से पहले। और लाभांश वो होता है जो पूर्णतः सभी खर्चों के बाद पूर्णतः रूप से अपने अंशधारियों को लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए जो रखा गया धन होता है वो क्या कहलाता है, लाभांश। मतलब लाभ का एक अंश। और विभाजन योग्य लाभ समस्त पूरा विभाजन जितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मदों का वर्णन कीजिए। लाभ हानि नियोजन खाता, ये वाला क्वेश्चन था 7 में भी यही पूछा है और फिर 10 में भी यही पूछा है। तो देखिए आपका कितना, अगर एक क्वेश्चन आपने लर्न किया आपके 4 नंबर आ जाएंगे दोनों क्वेश्चन में। तो लाभ हानि नियोजन खाते में क्या क्या लिखा जाता है, पूंजी पर ब्याज, कि किसी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज कि अगर किसी साझेदार से आहरण पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं, और अगर लिया जाएगा तो कितना लिया जाएगा। साझेदारों का वेतन, साझेदारों का वेतन व कमीशन। साझेदारों को अलग से किसी काम को करने के लिए अलग से सैलरी या वेजेस दी सैलरी और कमीशन दी जाएगी या नहीं, और अगर दी जाएगी तो कितना। तो कंपनी को जितना टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है कि वो फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है उसमें पूंजी पर ब्याज माइनस करना है, साझेदारों का वेतन और सैलरी माइनस करनी है और आहरण पर ब्याज को प्लस करना है। सो जो निकल के आएगा वो किसको देना है, पार्टनर्स को। तो आपका सिंपल पूछा है कि कौन कौन सी मदे, तो पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन वो कमीशन। पूंजी पर ब्याज क्या होता है कि समस्त साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर कितना कितना ब्याज दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, यदि किसी साझेदार ने फर्म से कोई पैसा लिया है तो उस पर कितना % ब्याज लिया जाएगा। वेतन और कमीशन, अगर कोई साझेदारी संलेख में ऐसा नियम है तो किसी साझेदार को अलग से कितना वेतन और कितना कमीशन दिया जाएगा। तो ये चारों मदों को आप डिफाइन कर देंगे। ये बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस, जो आप मेरी वीडियो से अच्छे से समझ के और फिर उसे अपने हैंड रिटन नोट्स बना के लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर